हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजय की ओर पर। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ भौतिक विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षा में आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो पहला जो क्वेश्चन है अपना वो है कि किस चीज़ के विस्तार के कारण गर्मियों के दौरान आईफल टावर को लंबा कर देता है, यानी कौन सा वो कारण है जिसकी वजह से गर्मियों में आईफल टावर जो हो जाता है वो लंबा हो जाता है। तो इसका आंसर चार दे रखे हैं, एक तो गुरुत्वीय, एक प्रवणता, एक रासायनिक और एक तापीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आईफल टावर किसकी वजह से बढ़ेगा, तापीय कारण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तापीय। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसी तरह से जॉर्ज साइमन ओम, जिनके सम्मान में हमारे प्रसिद्ध ओम का नियम है, यानी किस देश से संबंधित है, तो ये ध्यान रखना है कि भाई जो ओम का नियम दिया है, ओम का नियम क्या होता है, बी बराबर आई आर। ठीक है ना, ओम का नियम क्या होता है, बी बराबर आई आर। तो ये जो ओम्स लॉ है ये किसने दिया है, तो ये दिया है सर साइमन ओम ने। ठीक है ना, तो ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये ध्यान रखना है कहाँ के रहने वाले थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, एक वायुमंडलीय प्रकाशीय घटना, इसकी वजह से सूर्य के अस्त होने और उगने के बाद पहाड़ की चोटी नारंगी दिखाई देती है, तो वो कौन सा कारण है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें सर्किल ऑफ कन्फ्यूजन, वेरल डिस्टॉर्शन, या फिर विरलेजन स्कैटरिंग, या फिर एल पेंग लो। तो ये ध्यान रखना है, जब वो सूर्य अस्त होता है या फिर सुबह को निकलता है तो उस समय पहाड़ की चोटी कैसी दिखाई देती है, नारंगी दिखाई देती है। तो इसका मेन कारण जो होता है, ऐसी घटना क्या कहलाती है, एल पेंगलो कहलाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर बात करें भौतिकी और खगोल विज्ञान में, उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के दो या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जीमन प्रभाव। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, क्या कहलाता है, जीमन प्रभाव। इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है। तो सूर्य से जब प्रकाश का रंग निकलता है तो प्रकाश का रंग कैसा होता है, वो ध्यान रखना है। कैसे कलर का होता है, सफ़ेद कलर का होता है। ये सफ़ेद कलर जो होता है जब हम किसी प्रिज्म से निकालते हैं, तो आपने पढ़ा होगा, अगर कोई प्रिज्म है और प्रिज्म से ये प्रकाश कैसा आता है, सन से कैसा प्रकाश आता है, तो ये ध्यान रखना है, सन से आता है वाइट, यानी, और वाइट से फिर ये कितने रंगों में टूट जाता है, ये 7 रंगों में टूट जाता है, जो आपने पढ़ा होगा बिब ग्योर के नाम से। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसे, बिब ग्योर, बिब ग्योर। तो ये 7 रंगों में टूट जाता है, ये ध्यान रखना है। तो ये जब सूर्य से प्रकाश आता है तो कैसा होता है, वाइट होता है, बाद में 7 रंगों में टूट जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि सूर्य से द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। इसी तरह से दोस्तों छठा प्रश्न है अपना कि एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 360/θ-1। तो अब हमें पता है कि भी 360 है, थीटा का मान कितना दे रखा है, 120 दे रखा है, और इसमें से हम एक घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 120 से अगर इसे काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 12×3=36, और 3 में से घटाएंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, तो हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2। तो आप इस फॉर्मूले से इस तरह के सवाल कर सकते हैं आराम से। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी 120 डिग्री पर झुके 2 दर्पण हैं तो उनके द्वारा प्रतिबिंब कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है, यहाँ डी का मतलब क्या है, तो ये ध्यान रखना है, डी फॉर क्या होता है, डायोप्टर। ये तुम्हारी लेंस की शक्ति का क्या होता है, मात्रक होता है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, डायोप्टर। डी का मतलब क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, ध्यान रखना है। इसी तरह से ये 8वां प्रश्न है कि वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है, नहीं, तो वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो 343 मीटर पर सेकंड होती है, नहीं, ये ध्यान रखना है। वैसे यहाँ पे आंसर दे रखे हैं 220, 110 या 232, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 343 मीटर पर सेकंड, 343 या 332, इस तरह से दे रखा होता है। और एक बात और ध्यान रखनी है, ध्वनि की अगर बात करें, ध्वनि की चाल की, तो सबसे ज़्यादा किस में होती है, ठोस में होती है, और इसके बाद किस में होती है, द्रव में होती है, और सबसे कम किस में पाई जाती है, गैसेस में पाई जाती है। यानी ठोस में सबसे ज़्यादा होती है ध्वनि की चाल, द्रव में इसमें कम होती है, और गैस में सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, और निर्वात की अगर बात करें तो निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। इसी तरह से इससे अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, 9वां क्वेश्चन है, टॉर किसकी इकाई है। तो टॉर किसकी इकाई है, ये ध्यान रखना है। तो देखो बल का मात्रक तो क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। या फिर अगर बात करें डाइन, तो ये किसके मात्रक हैं, डाइन या फिर न्यूटन, ये बल के मात्रक हो जाएंगे।
इसी तरह से ऊर्जा के अगर मात्रा की बात करें तो ऊर्जा किस में मापते हैं, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जूल, शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तो इस तरह से ये टॉर्क किसका मात्रक हो जाएगा, तो टॉर्क हो जाएगा दाब का मात्रक, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, टॉर्क किसकी इकाई होती है, दाब। अच्छा, दाब की एक इकाई और होती है, वो ध्यान रखना है। दाब को किस में और मेजर करते हैं, तो वो मापते हैं पास्कल में, ठीक है ना। तो पास्कल भी ध्यान रखना है। जो टॉर है वो भी इकाई किसकी होती है, दाब की, और पास्कल भी किसकी इकाई होती है, दाब की होती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर 10वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक क्राउन कांच के निकटतम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कनाडा बल्सम, यानी कनाडा बल्सम जो होता है उसका अपवर्तनांक क्राउन कांच के बराबर होता है। इसी तरह से 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक नहीं है, तो इसमें विकल्प दे रखे हैं एवोनाइट, पारा, कांच या शुष्क कागज। तो हमें ध्यान रखना है पारा जो होता है वो कौन सा कुचालक नहीं है, तो कुचालक कौन सा नहीं है, पारा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से अपना 12वां क्वेश्चन क्या है कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए रेटिंग या फिर मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है, यानी किसके आधार पर रेटिंग प्रदान की जाती है, तो ये ध्यान रखना है विद्युत धारा के आधार पर हमें क्या दी जाती है, रेटिंग दी जाती है, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से 13वें प्रश्न पर अगर बात करें तो विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया था, तो ये ध्यान रखना है एम्पियर का नाम याद रखना है, आंद्रे मैरी एम्पियर। इन्होंने क्या करा था, विद्युत चुंबकीय विज्ञान की खोज और उसके नामकरण किस तरीके से जाता है, आंद्रे मैरी एम्पियर के लिए। इसी तरह से अगर 14वें प्रश्न की बात करें कि भी टीवी रिमोट कंट्रोल किसके सिद्धांत पर काम करते हैं, टीवी रिमोट कंट्रोल, तो ये हमें ध्यान रखना है इंफ्रारेड तरंगों के सिद्धांत पर काम करता है तुम्हारा टीवी रिमोट कंट्रोल, ठीक है ना। कैसी तरंगें होती हैं टीवी रिमोट में, तो इंफ्रारेड तरंगें होती हैं, ध्यान रखना है। 15वें अगर प्रश्न की बात करें ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो होती है वो डेसिबल होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ये ध्वनि का कैसा मात्रक है, छोटा मात्रक है। अगर बड़े मात्रक की बात करें तो क्या होता है, डेसिबल की जगह क्या लगाना है, बेल लगाना है, बस बल। इसी तरह से अगर 16वें प्रश्न की बात करें दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जिस पर यह कार्य करता है किसके बराबर होता है, पास्कल के सिद्धांत के अनुसार। इसी तरह से 17वां प्रश्न है रजत को दूरदृष्टि रोग है, डॉक्टर उसे किस प्रकार के लेंस पहनने की सलाह देगा, यानी कौन सा रोग है, दूरदृष्टि या फिर हाइपरमेट्रोपिया। तो अगर इस तरह का रोग है तो हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, उत्तल लेंस, ठीक है ना। दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, और अगर निकट दृष्टि दोष है तो हम किसका करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद में 18वें प्रश्न की अगर बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई की माप हमें किस में मापते हैं, तो टेस्ला में मापते हैं, ठीक है ना। ओम किसका हो जाएगा, तो ओम हो जाएगा प्रतिरोध का मात्रक, एम्पियर किसका हो जाएगा, धारा का हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक। अगर 19वें प्रश्न की बात करें तो तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तरल पदार्थ से हम क्या बना रहे हैं, गैस बना रहे हैं, तो इसे क्या बोला जाएगा, तो इसे बोला जाएगा सीधा सा है बाष्पीकरण बोला जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से 20वां प्रश्न है पवन चक्की यानी टरबाइन ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है, तो ये ध्यान रखना है गतिज ऊर्जा, यानी पवन चक्की जो होती है गतिज ऊर्जा प्रदान करती है और उससे ये यांत्रिक शक्ति में चेंज हो जाती है। इसी तरह से अगर 21वें प्रश्न की बात करें कि भारत के पहले चंद्र जांच को क्या कहा गया था, यानी चंद्र अभियान को, तो हम क्या बोलेंगे, चंद्रयान फर्स्ट बोलेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये ध्यान रखना है न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसी तरह से पास्कल किसका मात्रा होता है, दाब का होता है। वाट किसका होता है, शक्ति का होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से 23वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मा का कुचालक है, तो ऊष्मा का एल्यूमिनियम तो चालक होता है, तांबा भी धातु चालक होता है, चांदी भी धातु चालक होता है। सीसा क्या है, सीसा है कुचालक, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। एक श्यामपट रंग में काला दिखाई क्यों देता है, तो श्यामपट अगर काला दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि वह सारे रंग अवशोषित करता है, तो वह सारे के सारे रंग क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, तभी क्या दिखाई दे, वो काला दिखाई देगा। अगर कोई वस्तु सारे सारे रंगों को प्रतिबिंबित कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, तो वो कैसे दिखाई देगी, तो वह दिखाई देगी सफ़ेद। और अगर सारे सारे रंगों को अवशोषित कर लेती है तो कैसे दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। तो श्यामपट काला है तो किसकी वजह से, क्योंकि वह सारे रंगों को अवशोषित करता है। 25वें प्रश्न की बात करें तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए, यानी प्रतिध्वनि सुनने यानी ई को सुनने के लिए कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो ध्यान रखना, ये याद रखना है आपको, 17 मीटर की डिस्टेंस जरूरी है, ठीक है ना। दाब का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो ये 26 प्रश्न है 26वें नंबर का, तो दाब का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ध्यान रखना, पास्कल होता है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर बात करें दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। ये किस तरह से, यानी किस तरह का परावर्तन होता है, दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को किस प्रकार का परावर्तन कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है किस तरह का परावर्तन कहलाता है, नियमित परावर्तन कहलाता है।
प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? तो प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या होती है? प्रतिरोध को मापने की इकाई होती है ओम, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश मात्रा है, यानी सदिश राशि है, सदिश राशि बतानी है। तो इसमें देखो, सदिश और अदिश का एक सीधा सा फंडा है। जिस राशि में बाज है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे सदिश राशि, और जिस राशि में बाना है उसे बोलेंगे सीधा अदिश। तो देखो, आवेग में बा है, कैसी हो जाएगी? सदिश। विस्थापन में बा है, कैसी हो जाएगी? सदिश। और बल आघूर्ण में क्या है? बल आघूर्ण में भी बा है, तो इसका मतलब ये कैसी हो जाएगी? सदिश। और सदिश मात्रा नहीं है, यानी सदिश क्वांटिटी नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी? गति। गति इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, यानी बा अगर है तो सदिश होगा, और अगर बाना है तो कैसी हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। यानी ये 2-3 अपवाद भी याद रखने हैं। जैसे द्रव्यमान है, बा आता है, फिर भी कैसी है? अदिश है। एक विद्युत धारा है, वो भी ध्यान रखना है, अदिश है। और इसी तरह से दाब, दाब में भी बा आता है, तो वो भी कैसी है? अदिश राशि है। नहीं, ये 3 अपवाद ध्यान रखने हैं, बाकी आप बा से पहचान सकते हो सदिश और अदिश के लिए। अगर बात करें 30वें प्रश्न पे, तो किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होता है? तो इसमें ये ध्यान रखना है कि भी गुरुत्वाकर्षण बल की जो अधिकता होती है वो किस पे होती है? ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से 31वां प्रश्न है, गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो गैलीलियो के नियम को किस और नाम से जाना जाता है? न्यूटन का जो पहला नियम है, ठीक है ना, न्यूटन के पहले नियम को क्या बोलते हैं? गैलीलियो का भी नियम बोलते हैं, या फिर जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। ये भी इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर 32वें प्रश्न की बात करें, तो शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? नहीं, शुद्ध जल जो होता है किस तापमान पर जम जाता है? तो ये ध्यान रखना है, शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? तो फ़ारेनहाइट में अलग जमेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अलग जमेगा। नहीं, सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है, और फ़ारेनहाइट पे कितने पे जमता है? 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये ध्यान रखना है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, है नहीं। इसी तरह से निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने चिन्ह से दर्शाया गया है का सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अच्छा, जिस धातु से बल्ब का तंतु बनाया जाता है उसे किस संकेत से दर्शाया जाता है? तो ये ध्यान रखना है, इसे किससे दर्शाया जाता है? डब्लू से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। बल्ब का तंतु फिलामेंट है नहीं, तो डब्लू से इसका संकेत दिया जाता है। इसी तरह से निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि कौन सी नहीं है? देखो, फिर भी तुरंत में बा रहा है, सदिश राशि है। बल में बा रहा है, सदिश राशि है। वेग में बा रहा है, सदिश राशि है। विद्युत धारा अपवाद मैंने बताया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा में बा आते हुए भी कैसी है? ये अदिश राशि है, ठीक है, ध्यान रखना है। वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं ढालू सड़क, ठीक है ना। ढालू सड़क या सड़क की बेकिंग बोला जाता है। इसी तरह से अगर 37वें प्रश्न की बात करें, तो मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनाने का मुख्य कारण क्या होता है? तो मरुस्थल में मरीचिका बनने या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये ध्यान रखना, प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये दोनों ही होते हैं, ठीक है ना। प्रकाश का अपवर्तन भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। तो ये मरीचिका वाली घटना होती है, वो ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर बात करें 37वें प्रश्न की, तो विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है? तो विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है? ये सभी जानते हैं, एम्पियर होता है। अगर 38वें प्रश्न की बात करें, तो स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? तो ये ध्यान रखना है, न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है ना। क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि हमें क्रिया प्रतिक्रिया सही तरीके से ना मिल रही है। अगर बात करें प्रश्न नंबर 39 की, तो कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है? यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है, तो ये ध्यान रखना है, इसका कौन सा हो जाएगा? विद्युत चुम्बकीय तरंगें व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। नहीं, व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती हैं, इस वजह से क्या हो जाता है? ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण न होता है, व्यतिकरण और विवर्तन की घटना नहीं दिखाती हैं। इसी तरह से अगर 40वें प्रश्न की बात करें, तो सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर होता है? पीछे की चीज़ें देखने में। नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पश्चदर्शी दर्पण, यानी ज़्यादातर पीछे की वस्तु देखने के लिए हम इस उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगर बात करें 41वें प्रश्न की, आवृत्ति का SI मात्रा क्या होता है? तो आवृत्ति का SI मात्रा क्या होता है? तो ये ध्यान रखना है, हर्ट्स होता है। नहीं, आवृत्ति का SI मात्रा क्या होता है? हर्ट्स होता है। खाली जगह में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, तो प्रकाश की गति सर्वाधिक कहाँ पे होती है? तो हमें पता है निर्वात में प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा होती है, वहीं ध्वनि की गति निर्वात में शून्य होती है। इसी तरह से अगर 43वें प्रश्न की बात करें कि जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरता है तो उसकी वजह से उसका मुड़ना, जो प्रकाश मुड़ जाता है, उस घटना को क्या बोला जाता है? तो इस घटना को रहता है विवर्तन, ठीक है ना। ये घटना क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। प्रकाश का किसी भी
दरार से पड़कर मुड़ना कहलाता है। ये विवर्तन की घटना होती है, ध्यान रखना है। इसी तरह से 44वां प्रश्न क्या है कि यदि पश्च दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती है तो ये किस प्रकार का दर्पण है। तो ये अगर पीछे की वस्तु बड़ी दिखाई दे रही है और उल्टी दिखाई दे रही है तो ये पहचान है अवतल दर्पण की, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण। इसी तरह से 45 नंबर का प्रश्न है कि साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है। तो ये ध्यान रखना है, ये घटना है पृष्ठनाभ की, यानी पृष्ठनाभ की वजह से साबुन का बुलबुला गोल दिखाई देता है। वर्षा की बूंद भी गोल किस वजह से होती है, पृष्ठनाभ के कारण होती है। इसी तरह से 46वें प्रश्न की बात करें, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है। तो ऊपर से देखने पर पानी का टैंक जो होता है वो उथला दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि इसका कारण है अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या होता है, धोखा। और हम ऊपर से देख रहे हैं, रियल में तो वो टैंक उथला ऊपर दिखाई दे रहा है लेकिन नीचे है वास्तविकता में तो इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, धोखा। और धोखे वाली घटना क्या होती है, अपवर्तन होती है, ठीक है ना। तो अपवर्तन के कारण। इसी तरह से अगर पानी की छड़ पानी में डालो तो टेढ़ी दिखाई देती है, किस वजह से, अपवर्तन के कारण। पानी में अगर गिलास में या फिर बाल्टी में रुपये का सिक्का डाल दो या कॉइन डाल दो तो हमें ऊपर दिखाई देता है, नहीं तो वो भी किसकी वजह से, अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। इसी तरह से 47 अगर प्रश्न की बात करें, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से पीला रंग प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, पीला। इसी तरह से अगर बात करें, किस स्थान पर एक वस्तु का भार सर्वाधिक होगा, यानी वह कौन सा स्थान है जिस पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर ग्रेविटी सबसे ज़्यादा लगेगी, वहीं पर क्या होगा, वस्तु का भार सर्वाधिक होगा। तो ग्रेविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगती है, ध्रुवों पे लगती है। तो यहीं पे किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पे होगा, ध्रुवों पे। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो तापमान का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन, ठीक है ना। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या है, केल्विन है। इसी तरह से 50वां प्रश्न है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो ये ध्यान रखना है, मोटर क्या करती है, मोटर जब चलाते हैं तो उसे हम बिजली देते हैं, विद्युत देते हैं और यांत्रिक ऊर्जा मिल जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत, यानी विद्युत मोटर जो होती है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। इसी तरह से अगर 51वें प्रश्न की बात करें, तो प्रकाशित तंतु जो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये इसमें विकल्प दे रखे हैं, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या फिर पूर्णांतरिक परावर्तन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो किस पर कार्य करता है, पूर्णांतरिक परावर्तन पर, ठीक है। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा 4th सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें कि ध्वनि का तारत्व किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो ये आयाम द्वारा निर्धारित होता है, ये ध्यान रखना है। यानी ध्वनि का तारत्व किससे डिपेंड होता है, आयाम पर। इसी तरह से 53 प्रश्न की अगर बात करें कि पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है किस खेल के लिए। तो किस खेल के लिए पास्कल का नियम बहुत जरूरी है, तो स्कूबा डाइविंग। तो ये ध्यान रखना है, स्कूबा डाइविंग में क्या होता है, पास्कल के नियम का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। 54वां प्रश्न देखें थे, कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाती है। तो प्रकाश की बाकी जो घटनाएं जैसे विवर्तन हो गया, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण, ये सब घटनाएं कैसी हैं, जो तरंग प्रकृति को दर्शाती हैं। एक प्रकाश विद्युत प्रभाव याद रखना है और एक कॉम्पटन इफेक्ट यानी कॉम्पटन प्रभाव, ये क्या दिखाते हैं, कण प्रकृति को दिखाते हैं, बाकी सब क्या दिखाते हैं, तरंग प्रकृति को दिखाते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव और दूसरा क्या बताया मैंने, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। ये दोनों याद रखने हैं, कण प्रकृति को दर्शाते हैं और ये बाकी सारी घटनाएं क्या दर्शाती हैं, तरंग प्रकृति को। अगर 55 प्रश्न की बात करें, ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो डेसिबल होता है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो सियान रंग प्राप्त होता है। ये जरा नीले और हरे रंग, ये रंगों के बारे में जरा पढ़ के जावें कि नीले और हरे रंग के मिश्रण से क्या बनता है, सियान रंग बनता है। इसी तरह से 57 प्रश्न की बात करें, तो ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया का क्या होती है, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है, नहीं तो ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया होती है जिसमें प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा का विमोचन होता है नहीं, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषण होती है। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा निकालना यानी विमोचन होना। तो हम क्या बताएंगे, वह प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा का विमोचन होता है क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहलाती है। 58 प्रश्न की बात करें, तो एक गेंद को लंब पूर्वक ऊपर फेंके जाने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा अचर रहती है यानी कांस्टेंट रहती है। तो हमें ध्यान रखना है, ऊर्जा जो रहती है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम भी आपने पढ़ा होगा। तो ऊर्जा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसी तरह से अगर बात करें 59 प्रश्न की, तो ऊष्मा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो ऊष्मा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ये ध्यान रखना है। न्यूटन किसका मात्रा का, बल का। कैलोरी किसका है, कैलोरी ऊर्जा का हो जाएगा और केल्विन किसका हो जाएगा, ताप का मात्रक हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं देखो आए हुए हैं, यानी प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। तो आप इन प्रश्न को एक एक बार लगा के जाएं तो आपके विज्ञान के जो प्रश्न हैं वो गलत ना होंगे। और ये विशेषता किसके प्रश्न है, फिजिक्स के। तो इन क्वेश्चन को भी आप सही तरीके से देख के जाना है। अगर प्रश्न बात करें 60 नंबर की, तो द्रव संचालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करती है, ये पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है, ये भी ध्यान रखना है। नहीं, द्रव संचालित अगर कोई लिफ्ट है तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है।
ये 61वां प्रश्न है कि किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर अंकीय मान समान होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, -40 डिग्री, यानी ये अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भी किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो पैमाना होता है वो एक ही मान दिखाता है, तो -40 डिग्री। इसी तरह से अगर बात करें 62वां प्रश्न है, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठीक है ना। ऊर्ध्वपातन यानी उत्साधन, ऊर्ध्वपातन भी बोलते हैं या सबलिमेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें 63वें क्वेश्चन की, सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये किसने दी है। तो ये ध्यान रखना है, सर अल्बर्ट आइंस्टीन। तो सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये थ्योरी दी है, रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, E=mc² इक्वेशन किसकी है, आइंस्टीन की। इसी तरह से अगर बात करें 64वें प्रश्न की, ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, वाट होता है। 65% की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें देखो पारसिक जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, ये तो सही है नहीं, इसमें पूछ रहा है सही नहीं है। बैरल से जो मापते हैं तरल की मात्रा मापी जाती है नहीं। प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, इसका मतलब है कि गलत, सही युग्म नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला सही युग्म नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष किसकी, मतलब प्रकाश वर्ष किस क्या मापते हैं प्रकाश वर्ष में, तो दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, ये ध्यान रखना है ना। पारसेक भी दूरी का मात्रक है, सबसे बड़ा जो दूरी का मात्रक है पारसेक है, और प्रकाश वर्ष भी काफ़ी बड़ा मात्रक है नहीं। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो एक प्रकाश वर्ष होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी की कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है, ठीक है। ये बात भी याद रखनी है। इसके बाद में अगर बात करें प्रश्न नंबर 66 की, तो विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और किसके विलयन होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, लवणों के विलयन होते हैं नहीं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षारकों और किसके विलयन होते हैं, लवणों के। 67% की बात करें तो विज्ञान में किसी वस्तु पर अभिकर्षण या अपकर्षण को क्या कहते हैं। तो अपकर्षण को क्या कहते हैं, बल कहेंगे, ठीक है ना। किसी वस्तु पर अभिकर्षण या अपकर्षण लग रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, अपकर्षण बल। 68% की अगर बात करें, गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो ये जड़त्व रहता है, ठीक है ना। किसी वस्तु का, अगर कोई वस्तु ब्राह्म में है तो ब्राह्म में रहेगी, और वेग में है तो वेग में रहेगी। ये न्यूटन का प्रथम नियम भी है, तो ये न्यूटन के प्रथम नियम को क्या बुलाता है, जड़त्व का नियम भी बुलाता है। इसी वजह से इस प्रवृत्ति को जड़त्व बुलाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर 69% की बात करें तो सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आवर्तकाल। 70% की अगर बात करें, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल स्थिर रहती है तो उस वस्तु की चाल को क्या कहा जाता है। तो उस वस्तु की चाल को एक समान चाल कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक समान चाल। अगर 71 क्वेश्चन की बात करें कि बल की प्रबलता प्रायः किससे मापी जाती है नहीं। तो बल की प्रबलता प्रायः इसके से मापी जाती है। तो हम क्या बताएंगे, इसका आंसर होगा परिमाप से मापी जाती है। अगर 72 क्वेश्चन की बात करें, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा। तो ये ध्यान रखना है, अगर चंद्रमा पर वजन निकालना है तो जितना वस्तु का द्रव्यमान अपनी पृथ्वी पर होता है तो चंद्रमा पर अगर जाना है तो क्या होता है, उसका 1/6। तो हम क्या कर देंगे, इसका 1/6 कर देंगे। तो 6 से इसे अगर काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 10। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 10 न्यूटन, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरह से अगर 73 प्रश्न की बात करें 73, तो वाहनों के पश्च दर्पणों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो पीछे की वस्तु देखने के लिए हम क्या करेंगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये तो सरल सा क्वेश्चन है। इस तरह से 74 की बात करें कि गलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो गलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संगलन कहलाती है, ठीक है, संगलन याद रखना है। इसी तरह से 76% की बात करें कि यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल को क्या कहा जाता है। तो ये असमान चाल हो जाता है, ठीक है। अगर उस वस्तु की चाल निरंतर बदलती रहती है तो क्या बोलेंगे, असमान चाल। 77 क्वेश्चन जो है वो ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं क्या कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं तो क्या कहलाते हैं, स्नेहक कहलाते हैं। 78 अगर प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि भी ऊष्मीय मान को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, नहीं, कैलोरीफिक वैल्यू को। तो ये क्या होता है, किलोग्राम जूल पर केजी, ठीक है ना। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, किलोग्राम जूल पर केजी, ये आंसर हमारा हो जाएगा। 79 क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की दिशा की गति के विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति कम होगी, ज़्यादा होगी, तो क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, बल की दिशा वस्तु की दिशा की गति के विपरीत दिशा में होगी तो क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना है। त्वरण 80 क्वेश्चन क्या है, त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति वर्ग सेकंड, है नहीं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति वर्ग सेकंड, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। त्वरण का मात्रक, सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल बढ़ता है यदि।
तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ क्या नियत रहता है, क्या कांस्टेंट रहता है, तो वेग नियत रहता है, ये ध्यान रखना है। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान वेग नियत रहता है। 83 क्वेश्चन की बात करें तो अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है, तो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, है नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा, वास्तविक बनता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को कहा जाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है, तो ये कैसा होता है, ये एक सरल रेखा होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरल रेखा। 85% की बात करें, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक समान चाल से चलती है, तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चाल। ठीक है ना, ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर बात करें 86% की, कि भी समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमें ध्यान रखना है कि भी कैसा होगा, पार्श्व परिवर्तन होगा। इसी तरह से 87% की बात करें, उत्तल और अवतल किसके उदाहरण हैं, तो ये गोलीय दर्पण के उदाहरण होते हैं, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो ये क्या बोला जाता है, कर्षण बोला जाता है। ठीक है ना, कर्षण। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या बोला जाता है, कर्षण बोला जाता है, ड्रैग बोला जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। इसी तरह से 89 क्वेश्चन की बात करें, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की दिशा में हो तो वस्तु की गति बढ़ेगी, कम होगी, रुक जाएगी, कोई प्रभाव न पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा, बढ़ती है। ठीक है ना। 90% की बात करें कि घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है, तो घर्षण संपर्क में किसकी वजह से होता है, 2 पृष्ठों की अनियमितताओं, यानी अनियमितताओं, तो आंसर क्या हो जाएगा, अनियमितताओं। इसी तरह से अगर 91% की बात करें, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति कैसी गति का उदाहरण है, नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक समान त्वरित गति हो जाएगी। एक समान हो जाएगी और गति बढ़ती है त्वरण की वजह से, तो त्वरित गति हो जाएगी, नहीं, ध्यान रखना है, क्योंकि गति ऊपर से जब आएगी तो बढ़ती जाएगी, तो कैसी हो जाएगी, त्वरित गति हो जाएगी। अगर 92% की बात करें कि किस तरह से और आपतित किरण के बीच के कोण के आपतन कोण को क्या कहते हैं, किस और आपतित किरण के बीच में, तो आपतित किरण के बीच में और अभिलंब के बीच में जो बनने वाला कोण होता है उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। अगर 93 क्वेश्चन की बात करें, किसी वस्तु की विराम अवस्था को किस चाल की अवस्था माना जाता है, यानी किसी वस्तु की विराम अवस्था को किस चाल की अवस्था माना जाता है, तो जब वस्तु रुकी हुई है तो इसका मतलब चाल कैसी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 94% क्या है कि ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को क्या कहा जाता है, तो ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को क्या कहा जाता है, केपलर, यानी ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को किसने दिया था, ऐसा होना चाहिए था, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका केपलर। ये केपलर के नियम और केपलर ने दिए हैं ग्रहों की गति संबंधी नियम। ठीक है ना, 3 नियम है, ये ध्यान रखना है। अगर 95% की बात करें कि बहुत से अलवण जल प्राणी समुद्र के जल में, समुद्री प्राणी अलवण जल में लंबे समय तक नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा परासरणी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर 96% की बात करें कि निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी है, इंसुलेटर है, तो लकड़ी हमारा क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा, मतलब जिसमें करंट ना चले। तांबे में तो चलेगा, वे धातु है, पारे में भी चलता है, एल्यूमिनियम भी कैसा होता है, सुचालक होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लकड़ी। 97% की बात करें कि किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में ऊपर उठते हैं, तो ये ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्यानता और उत्प्लव के कारण। ठीक है ना, श्यानता और उत्प्लव के कारण जो वायु के बुलबुले होते हैं तरल पदार्थ में क्या होते हैं, ऊपर उठते हैं। ठीक है ना। अगर 98% की बात करें कि किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है, तो ये ध्यान रखना है, दाब में भिन्नता के कारण क्या होता है, किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में, तो तरल पदार्थों के क्वथनांक अलग होते हैं क्योंकि उनका दाब अलग अलग होता है। 99% की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्राहिक अभियान है। ठीक है ना, अंतर्ग्राहिक का मतलब है कि दूसरे ग्रह पे, तो हमने कौन सा किया है, मंगलयान किया है, नहीं, तो मंगलयान मिशन, ध्यान रखना, हमारा क्या है, अंतर्ग्राहिक अभियान है। इसी तरह से अगर 100% की बात करें कि पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है, तो पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या करती है, जो अपना वायुमंडल है उसे अपनी तरफ खींच रखती है और इस तरह से हमारा वायुमंडल रुका हुआ है। तो हमें ध्यान रखना है कि पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसकी वजह है। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी जो 100 प्रश्नों की जो श्रृंखला है आज की
अपनी ख़त्म होती है। तो इसी के साथ आज की क्लास अपनी यहीं पे एंड करते हैं।